Dear student, today I am discuss about plus 2 class biology first lecture chapter name reproduction in the organisms. In this lecture we cover about what is a lifespan, what is a reproduction and importance of reproductions and what is difference between sexual and asexual reproduction and types of asexual reproductions. तो ये पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म है जिसका नाम है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन को हम जीवन काल के नाम से जानते हैं। ये सभी को पता है स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक सर्टेन पीरियड होता है उसके सर्वाइव का, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल से है। तो जीवन काल हम कह सकते हैं द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही सिंपल टर्म स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल बायोलॉजी है प्लस 2 की। तो उसे हम जीवन काल के नाम से जानते हैं। एक टाइम है, एक समय है जो आपके जीवन और मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है उसे हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन, जीवन काल। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके साइज के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइज के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका जीवन काल छोटा होगा, इसका बड़ा होगा। अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग एनिमल हैं, तो साइज के हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर पैरट का साइज छोटा है, उसका जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर है। पैरट का जो लाइफ स्पैन है उसका 140 ईयर है स्टूडेंट। देखिए साइज के हिसाब से आप लाइफ स्पैन के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो लाइफ स्पैन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही बैनियन ट्री है, उसका जो लाइफ स्पैन है उसका 200 ईयर है। ऐसे ही आपके पास जो क्रो है उसका 15 ईयर है। ऐसे बटरफ्लाई है उसका 1-2 वीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT आप स्टडी कर सकते हो इसको, लाइफ स्पैन किस ऑर्गेनिज्म का कितना है। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स मे बी वेरी फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। अगली लाइन स्टूडेंट ये है, मे बी वेरी। लाइफ स्पैन जो है, जैसे कि आपका वीट फसल है, वीट क्रॉप्स है, उसकी लाइफ स्पैन कुछ है, ठीक है। ऐसे आपकी कपास की क्रॉप्स है, उसकी लाइफ स्पैन कुछ है। तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। लाइफ स्पैन जो है स्पीसीज से स्पीसीज वेरी करती है। तो स्टूडेंट हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया, लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करती, या हम कह सकते हैं द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिलेटेड टू देयर साइज। किसी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती, ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करती। आगे बता रखा है इन्होंने यहाँ पर कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ निश्चित है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल है, यहाँ पर एक्सेप्शनल है स्टूडेंट कि आपके जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अमीबा स्टूडेंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, वो इमोर्टल रहते हैं, अमर रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अमर नहीं रहता। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, एक्सेप्ट द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही सिंपल बात बताई है मैंने अब तक। लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज ए लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का साइज से कोई संबंध नहीं है। जैसे पैरट का साइज तो छोटा है, देखिए ईयर कितना टाइम लंबा काल है उसका। एक्सेप्ट में मैंने बता दिया लाइफ स्पैन जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन पढ़ के भी आए होंगे पीछे। रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक नया ऑर्गेनिज्म नया ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, बिल्कुल आइडेंटिकल। देखिए व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन। तो मैंने लाइफ स्पैन के बारे में आपको अभी बताया है। अब हम रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। 2 और 3 टॉपिक लगातार कंटिन्यू करेंगे। अभी ध्यान से सुनिए। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे, बहुत ज़्यादा। देखिए रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल टर्म है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेल इन्वॉल्वमेंट है, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे रिप्रोडक्शन एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है नया ऑर्गेनिज्म या नया ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। ऑर्गेनिजम्स एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी एक दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जो भी आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके बिल्कुल सिमिलर होगा। जैसे डॉग रिप्रोडक्शन करता है, गाय रिप्रोडक्शन करती है, ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करता है, तो वैसे ही स्पीसीज मिलती है, हमें सिमिलर मिलती है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान हमें यहाँ पर सिमिलर स्पीसीज मिलती है। ओके, दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू ए यंग वन, बोल देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सिमिलर होता है एंड सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसमें अब जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुआ है वो मैच्योर करेगा, ग्रोथ बनाएगा, मैच्योर करेगा, फिर आगे जाके वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट हमारा जो भी नया ऑर्गेनिजम्स आया है अभी मार्केट में, वो आपका ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, आगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूटी चलती रहेगी ये। ओके, दिस इज नोन एज ए रिप्रोडक्शंस। उसके बाद में एक साइकिल बन जाती है, कोई भी रिप्रोडक्शन से साइकिल बन जाती है। कोई नया ऑफस्प्रिंग आपका बर्थ करता है, बर्थ के बाद में उसमें ग्रोथ के फेज आते हैं, ग्रोथ के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक साइकिल बन जाती है, ठीक है, ये एक आपकी साइकिल बन जाती है। ग्रोथ हो गया, बर्थ हो गया, ग्रोथ हो गया, इसके बाद में डेथ हो जाती है। तो दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू ए यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ऑफस्प्रिंग जो है ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फिर पैदा करते हैं। तो दिस इज ए साइक्लिक फेज इन विच ऑर्गेनिज्म बर्थ देन ग्रोथ एंड फाइनली डेथ। एक चक्कर बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है। ओके, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ दिया रिप्रोडक्शन क्या है। जो तीसरा पॉइंट है हमारा जिसको हम बोलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ए रिप्रोडक्शन। आप ही बताइए इम्पोर्टेंस क्या होगी। मैंने बताया कि स्पीसीज मेंटेन रहता है। डॉग यदि ऑफस्प्रिंग नहीं करेगा तो डॉग की जो जाति है वो लुप्त हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कोई भी स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। हम पहली इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ ए रिप्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2 दिन के अंदर 3 दिन मैक्सिमम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आपकी पूरी नीट जो है जून में से पहले कंप्लीट करते हैं, 25 जून के अराउंड। तो देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रिप्रोडक्शन। मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन है तो वो डॉग, वो प्लांट बीज पैदा करता है। यदि बीज हमारे पास हैं तो वो जाति मेंटेन रहेगी नहीं, तो प्लांट ही रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन करके प्लांट सीड पैदा करता है, वो सीड ही पैदा नहीं होंगे तो वो जाति लुप्त हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज, टू मेंटेन द continuity
continuity to maintain the continuity of a species, to maintain the continuity of a species, कोई भी जाति है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है या कंटिन्यूस रखता है। TY कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज को मेंटेन रखता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, वो जाति बनी रहती है इस सृष्टि के ऊपर। ओके, दूसरा पॉइंट बेटे यहाँ पर ये है कि रिप्रोडक्शन यदि है तो करेक्टर जो है वो आपके ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, तो यानी कि इनहेरिटेंस मेंटेन रहती है। वही करेक्टर फादर के जो करेक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, पेरेंटल करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो मेंटेन रहते हैं। तो टू मेंटेन द इनहेरिटेंस, टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ ए इनहेरिटेंस, बहुत बढ़िया है, इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसफर ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही होते हैं, यदि रिप्रोडक्शन होगा तभी ट्रांसफर हुआ। तो इनहेरिटेंस के जो करेक्टर हैं वो आपके मेंटेन रहते हैं, जैसे पिताजी की हाइट है तो बच्चों की भी हाइट होगी स्टूडेंट, तो ये करेक्टर आपके मेंटेन रहते हैं। अगला, हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक नई जाति का विकास भी होता है। हम अपने माँ बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं है, हम कुछ ना हमारे अंदर नया है। ऐसे ही प्लांट में हर बार हम बीज बोते हैं तो कुछ नए कैरेक्टर इन्वायरमेंट की सहायता से डेवलप होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कुछ इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू कैरेक्टर, इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू कैरेक्टर, यानी कि कुछ नए कैरेक्टर आपके बनते हैं। सिस्टम समझ में आ गया? स्टोरी को ध्यान से सुने स्टूडेंट। तो आपका मैंने बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या काम करता है, कि इवोल्यूशन करता है। एक बात और बता दें स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन पैदा करता है। वेरिएशन का मतलब होती है विभिन्नताएं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट में होता है, तो उनके बिल्कुल जो पेरेंटर से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो फोटोकॉपी नहीं होते, वहाँ पर कुछ वेरिएशन पाई जाती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। ओके, तो वेरिएशन पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू इवोल्व द वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा बेटे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना आपका वेरिएशन पैदा होता है, और एसेक्सुअल में तो बिल्कुल कॉपी पैदा हो जाता है, जिसे क्लोन के नाम से जानते हैं। बाहर से भी सेम, अंदर से भी सेम, मॉर्फोलॉजिकल भी सेम, जेनेटिकली भी सेम, तो इसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, हमने लाइफ स्पेन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। देखिए क्या बता रखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल है। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखिए ये आपने लर्न कर लिया, तो ध्यान से देखें, इसको याद लर्न करें। लर्न करें, हाँ, राइट डाउन करने के बाद हाँ भी आगे देखिए स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में मैं 2-4 पॉइंट आपको बताऊंगा। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, क्योंकि इसके बाद में आपका आ गया इंपॉर्टेंस के बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी लर्निंग करें ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक पेरेंट्स होगा, सिंगल एक पेरेंट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वही वो आपका एक रिप्रोडक्शन करता है। मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। तो स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ ए गैमेट। हम फ्यूजन का मतलब बोलते हैं मिलना, फ्यूजन ऑफ ए गैमेट, पहला पॉइंट गैमेट,
ठीक है, फ्यूजन्स ऑफ ए गैमेट। फ्यूजन्स ऑफ ए गैमेट, यहाँ पर मैंने बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट होते हैं, मेल का गैमेट स्पर्म सेल, फीमेल का गैमेट एग, वो आपस में नहीं मिलते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान से फ्यूजन ऑफ गैमेट पाया जाता है। पहला पॉइंट ये बेटे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। दूसरा देखिए क्या पॉइंट है आपका यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो पेरेंट्स बॉडी का अंदर से भी और बाहर से सेम होता है, जिसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हो कि बेटे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बेबी जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग यंग वन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्लोन होते हैं। क्यों होते हैं क्लोन? क्योंकि वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली और आपका जेनेटिक मेकअप जीन जेनेटिक मेकअप अंदर से भी सेम, बाहर से भी सेम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्लोन मिलता है। क्या मिलता है बेटे? क्लोन्स। क्लोन क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्लोन्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यानी कि वे जीव जो मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकली एक समान पाए जाते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। अगला बता रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपल है, फास्ट प्रोसेस है। इसमें माइटोसिस पाई जाती है, इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, या मेल या फीमेल। दिस इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस, यूनिपेरेंटल प्रोसेस। एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, चाहे मेल चाहे फीमेल। लेकिन सेक्सुअल में मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, दोनों गैमेट चाहिए, स्पर्म सेल भी चाहिए, एग सेल भी चाहिए। दिस इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है, स्लो क्या दिस इज स्लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये तो आपका फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है, इसमें माइटोसिस पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर ये लिख दे हम, ये सिंपल और फास्ट प्रोसेस है, सिंपल और फास्ट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में लिख दे बेटा इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, वो माइटोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। और सेक्सुअल के अंदर हमारा मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट शो करता है, या हम ये कह सकते हैं इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस। इसका इवोल्यूशन के अंदर कोई भी रोल नहीं होता बेटा, बिल्कुल क्लोन पैदा करता है। डू नॉट, मैं यही लिख रहा हूँ बेटा, डू नॉट रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर कोई भी रोल नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवोल्यूशन होता है, जिसके कारण वेरिएशन पैदा होती है, जिसके कारण वो जीव लंबे समय तक सर्वाइव करता है, इस पृथ्वी के ऊपर बना रहता है उसका अस्तित्व। आगे देखिए स्टूडेंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है, प्लांट में होती है, एनिमल्स में होती है, जिनका सिंपल स्ट्रक्चर पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बॉडी होते हैं प्लांट की, एनिमल की, छोटे प्लांट, छोटे एनिमल जीव जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं यदि एग्जाम्पल बताऊं तो मुख्य एग्जाम्पल आपका अमीबा, पैरामीशियम, आपका स्पायरोगायरा, आपका पैरामीशियम, स्पायरोगायरा और आपका ईस्ट सेल, प्लाज्मोडियम, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लेनेरिया, ठीक है, आगे हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। अब बेटे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन कर लिया, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है लास्ट टॉपिक है ए टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही स्टूडेंट आपके सिलेबस में है, यही आपके से क्वेश्चन जो है 2 नंबर का 3 नंबर का इसी यूनिट से आता है। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इसी टॉपिक से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप हैं, 6 टाइप है स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम यहाँ पर सबसे पहले एक टाइप लेंगे जिसका नाम है फिजन, जिसका नाम बेटा फिजन। फिजन 2 प्रकार का है स्टूडेंट, यहाँ पर बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स। देखिए बेटा टाइप तो इसकी 6 हैं,
टाइप जो है इसकी 6 है, मैं बोल देता हूँ कौन कौन सी टाइप हैं, आपको नोटिस रखना। फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये आपकी 6 टाइप हैं। हम एक एक टाइप का एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर फॉर्मेशन और इसके बाद में आपका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ध्यान से सुने। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा विखंडन होना। फ्यूजन्स में कोई भी एक पेरेंटल बॉडी होगी, मे बी अमीबा, मे बी पैरामीशियम, मे बी प्लाज्मोडियम्स, ठीक है। वो यदि एक पेरेंटल बॉडी स्प्लिट होगी, 2 बॉडी में डिवाइड हो जाती है, 2 बच्चे बन जाते हैं, 2 ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। यदि ज़्यादा संख्या में बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। 2 टाइप्स फ्यूजन को क्लासीफाई कर दिया बेटा यहाँ पर। एक हो गया बेटा बाइनरी फ्यूजन्स, बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी, और आपका दूसरा हो गया मल्टीपल फ्यूजन्स। बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। एक तो फ्यूजन आप नोट कर लीजिए कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पाया जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम्स। इस प्रोसेस के दौरान स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है। जैसे अमीबा का स्प्लिटिंग एनसीईआरटी में दिखा रखा है कि अमीबा एक है, उसके बाद में पहले स्टेप के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है वो लंबा होता है, दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियस जो है डिवाइड होने की कोशिश करता है, और तीसरे स्टेप में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाता है और एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। इसको बताएंगे अब हम। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें आपके पास पेरेंट्रल बॉडी है, एक पेरेंट्रल बॉडी है किसकी, अमीबा की और पैरामीशियम की, वो स्प्लिट हुई है स्टूडेंट, उसकी स्प्लिटिंग हुई है। यदि 2 ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, 2 ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं पेरेंट्रल बॉडी से, तो इसका नाम दे दिया हमने बाइनरी फ्यूजन। यदि आपकी स्प्लिटिंग से पेरेंट्रल सेल के अंदर काफ़ी डॉटर सेल बन जाते हैं, ये पेरेंट्रल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, पेरेंट्रल सेल भी हो सकता है। हम इसको पेरेंट्रल बॉडी बोलते हैं, पेरेंट्रल सेल बोलते हैं। तो काफ़ी ऑफस्प्रिंग के सेल हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए क्या बता रखा है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट्रल सेल इनटू द 2 और मोर डॉटर सेल। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट्रल सेल इनटू 2 डॉटर सेल, 2 इक्वल डॉटर सेल। यदि 2 डॉटर सेल मिल जाते हैं, 2 ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं, 2 डॉटर सेल मिल जाते हैं, बात एक ही है स्टूडेंट, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम 1 से 2 मिल जाते हैं तो बाइनरी फ्यूजन, 1 से आपको ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात नोट करें, बाइनरी फ्यूजन जो होती है वो अमीबा के अंदर पाई जाती है, ठीक है, वो पैरामीशियम में पाई जाती है। मल्टीपल फ्यूजन जो होती है वो प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम में पाई जाती है मल्टीपल फ्यूजन। यही है बेटा इसके अंदर स्टोरी। आपका बाइनरी फ्यूजन क्या था, मल्टीपल फ्यूजन क्या था। सेल हैं, सेल कौन से बेटा, पेरेंट्रल सेल हैं। यदि 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो बाइनरी फ्यूजन्स, यदि 2 से ज़्यादा संख्या में डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका मल्टीपल फ्यूजन्स। तो इसके बाद में स्टूडेंट हमारा आ जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बडिंग। जो एनसीईआरटी ने बता रखा है उसी के हिसाब से चलेंगे स्टूडेंट्स। बड का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ भाग है, उस पेरेंट्रल ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट को लेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, उस ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। तो एक टाइम वो ग्रोथ बिल्कुल पूरे नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट्रल बॉडी से अलग हो जाएगा, तो बडिंग के नाम से जानते हैं। ये बडिंग ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आउटग्रोथ के नाम से जानते हैं। स्टोरी को सुने ध्यान से आप, मैंने आपको फिर बताया है कि बडिंग, दूसरा एसेक्सुअल मेथड है हमारा बडिंग। बडिंग किसके अंदर पाई जाती है, सबसे पहले ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर। ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, इनके अंदर आपकी बडिंग पाई जाती है। बडिंग के दौरान क्या होगा स्टूडेंट, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये उभरा हुआ भाग है, ये ईस्ट है और ये उभरा हुआ भाग है। तो
ये इससे न्यूट्रेंट लेगा, इसको हम बड के नाम से जानते हैं, इसको हम ईस्ट सेल के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी, 2-3 स्टेप के अंदर इसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी। ये आपका पेरेंटल बॉडी है, ये डॉटर सेल है। एक टाइम के अंदर ये पेरेंटल बॉडी तो अपना ये हो जाएगा, डॉटर सेल अपना ये हो जाएगा, नया सेल बन गया। एक हाइड्रा से, एक ईस्ट सेल से 2 ईस्ट सेल बन जाते हैं। यहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 ईस्ट सेल बन गए, तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं हम बडिंग। ध्यान से सुने स्टूडेंट, ये सारे मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a one or more outgrowth are produced and which initially remain attached to the parental body and get separated from it and grow in the new individuals। वो उससे अलग हो जाती है और अलग एक जीव को जन्म देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पेरेंटल बॉडी है, ये वो आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ इससे न्यूट्रिएंट लेती है, इसका साइज बढ़ता है, एक टाइम में ये मैच्योर होने के बाद इससे अलग हो जाती है। तो हमारे पास एक ईस्ट था और यहाँ पर 2 ईस्ट सेल की फॉर्मेशन होगी, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तो स्टूडेंट आगे देखिए, इससे अगला है हमारे पास बडिंग के बाद में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको हम बोलते हैं। बडिंग हमारा हो चुका है, इसके बाद में है स्पोर फॉर्मेशन। क्या बताया मैंने? स्पोर फॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में आपको बताऊं तो जो ब्रेड होती है रेनी सीजन के अंदर, उनके अंदर ब्रेड के अंदर एक ग्रीन कलर की ग्रोथ हो जाती है, उसे हम स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। राइजोपस, ये फंगस के कारण होता है। स्पोर सीड की तरह ही होता है। स्पोर जो सीड की तरह होता है, हल्का होता है, हवा में फ्लोट करता है, हवा में फ्लोट करता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सीड एक नए पौधे को जन्म देगा, तो स्पोर फंगस का होगा तो उसी फंगस को जन्म देगा। सीड और स्पोर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। क्या है बेटे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हल्का होता है, हवा में तैरता है, फंगस का होता है। देखिए आपके सिलेबस के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर जो बता रखा है स्पोर, 3 स्ट्रक्चर बता रखी हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर, कोनिडिया और आपका जैमुल्स। मैं नाम लिख देता हूँ, तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जूस्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में, मेरे पेपर में तो यही आता है, जूस्पोर। इसके बाद में है कोनिडिया, कोनिडिया, इसके बाद में है जैमुल्स। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, ये गिर जाएंगे ना बेटा, कहीं इनको मिट्टी मिल जाएगी, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, तो ये एक नए जीव को जन्म देंगे, नई फंगस को जन्म देंगे, नए पेनिसिलियम प्लांट को जन्म देंगे। ओके, और आपका है जैमुल्स। जैमुल्स ये मैंने आपको बता दिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जूस्पोर क्या है? जूस्पोर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। 2 बातें ध्यान से सुनना बेटा मेरी। जूस्पोर जो है एक आपकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, नेक्ड कंडीशन, आंखों से हम देख सकते हैं। चलने वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, चलने वाला। पॉइंट टू बी नोटेड, जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, जूस्पोर आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, दिस इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, चलने वाली। मोटाइल, मोटाइल का मतलब चलने वाली। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, चलती है ये यूनिट आपकी। मैंने आपको बता दिया, रिपीट कर दिया फिर एक बार। जूस्पोर जो है, जूस्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जूस्पोर मैं आपके बारे में एक बार और बताता हूँ। जूस्पोर हैप्लाइड भी हो सकते हैं और डिप्लाइड्स भी हो सकते हैं। हैप्लाइड भी हो सकते हैं,
लाइट भी हो सकते हैं और आपका डिप्लॉइड्स भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स हो सकते हैं। जूस्पोर जो हैं डिस्पर्सल करते हैं, फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं, डिस्पर्सल फैलाव करके अपना एक नया पौधा जन्म करते हैं, नए पौधे की जन्म करते हैं। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ एनसीईआरटी से क्या है बेटे, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारी जूस्पोर, कोनिडिया और आपका क्या बताया मैंने, जैम्बुल्स। कोनिडिया जो है वो किसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो है पेनिसिलिन की, पेनिसिलियम। हाइड्रा किसकी, हाइड्रा है, बड है हाइड्रा की। जैमुल्स किसकी है, आपकी स्पॉन्ज की। जैमुल किसकी है, स्पॉन्ज की। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब कोनिडिया के बारे में पढ़ेंगे। कोनिडिया के बारे में जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए पेनिसिलियम्स। ये पेनिसिलियम की यही बात नोट करनी है, पेनिसिलियम की ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जैमुल जो है वो स्पंज की है, स्पॉन्ज की है, स्पॉन्ज। जैमुल्स ये रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं अलग अलग, स्पॉन्ज की रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं ये हमारी, ठीक है, जैमुल्स। तो ये हमने आपको बता दिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें टेबल दे रखी है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो आपका लास्ट टॉपिक है। मतलब इस टेक्निक, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक है जिसके अनुसार हम पौधे को उसके तने से, उसके रूट से, उसके पत्तों से नया पौधा विकसित करते हैं। हम बीज का प्रयोग नहीं करते, हम फूल का प्रयोग नहीं करते, हम उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करते, हम अब उसकी वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इसमें लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। हम इस टेक्निक के अनुसार एक नया पौधा, न्यू प्लांट हम प्रिपेयर करते हैं बेटे। कहाँ से, रूट की सहायता से, लीव्स की सहायता से और स्टेम की सहायता से, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इनसे हम सीड का यूज नहीं कर सकते। हम इसकी स्टेटमेंट देखिए, दिस इज ए मोड ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट लाइक द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इट इज कॉमन इन द हाईली एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर फॉलोइंग यूनिट ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कौन कौन सी इकाई है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, मैंने बता दिया कौन कौन सी इकाई है। मैंने बताया इसमें न तो आपको सीड मिलेगा, न इसमें कोई आपको यहाँ पर सीड मिलेगा, नहीं उसका कोई फूल का पार्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको ना सिर्फ रूट, स्टेम, रूट, लीफ, स्टेम, इन्हीं के आपको ना मॉडिफाइड रूप मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये स्टेम काफ़ी फॉर्म में पाया जाता है, लीफ भी मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है स्टूडेंट। देखिए अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये हैं आपके ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग ऑफ ए न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सारे के सारे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एनसीईआरटी के अंदर, कि किसका हम शक्कर से फॉर्मेशन करते हैं, किस पौधे का, किसका हम बल्ब से करते हैं, देखिए किसका हम बुलबिल से करते हैं। वेजिटेटिव यूनिट है ये हमारी। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ, बेटा ध्यान से देखना कि कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है, किसका हम यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम शक्कर यूज़ करते हैं मिंट का। हम शक्कर जो है ये आपका पार्ट है, ये मिंट प्लांट के अंदर हम यूज़ करते हैं, मिंट जो हम खाते हैं। अगला बता रखा है उन्होंने यहाँ पर बल्ब भी होता है, बल्ब्स, ऑनियन का और गार्लिक का बल्ब यूज़ करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है, बल्ब किसका यूज़ करते हैं हम, बल्ब यूज़ करते हैं गार्लिक का, ओनियन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। इसके बाद में हमारा
जिंजर का हम यूज करते हैं, लेकिन जिंजर जो है वो राइजोम की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? राइजोम की फॉर्म में होता है। राइजोम की फॉर्म में होता है जिंजर। जिंजर जिसको अदरक बोलते हैं हम। मिंट पुदीना हो गया, गार्लिक, ऑनियन, ये रूटीन वाली चीज़ है बेटे, ज़्यादा टिपिकल कोई सीन नहीं है। ऑफसेट यूज करते हैं हम वाटर हाइसिंथ का। रनर यूज करते हैं हम ऑक्जेलिस का। रनर यूज करते हैं हम ऑक्जेलिस का। ठीक है, रनर यूज करते हैं हम ऑक्जेलिस का। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। और भी हम बेटा लीफ बर्ड यूज करते हैं हमें ब्रायोफाइलम का। तो ये मॉडिफिकेशन है हमारे यहाँ पर। तो इसमें हमने बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर रनर का ऑक्जेलिस, राइजोम्स का जिंजर है, शक्कर बनाना भी आता शक्कर में, मिंट के साथ बनाना भी आता, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, बल्ब, ऑनियन। तो ये हम यहाँ पर यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। फ्लोइंग आर द सम कॉमन यूनिट ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें बेटा न तो कोई सीड है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्या है ये? स्टेम मॉडिफिकेशन। रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, ये आपके स्टेम मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल आपको स्टडी करनी है। पहला लेक्चर एनसीईआरटी का पार्ट 1, बहुत ही आसान बायोलॉजी। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इस बात को नोट करें स्टूडेंट, डायग्राम साथ साथ बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके।